जय जोहार, जय हिंद। हम करते हैं आज का करेंट अफेयर 28 जुलाई का। इससे पहले जो हमने 27 और 26 का नहीं किए थे उसको भी इसमें इंक्लूड कर दिया हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट है ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव, जो अंतर्राष्ट्रीय ईयर है सहकारिता का 2025। और इसी के तहत और इसका जो थीम लाइन है वो है कोऑपरेटिव बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जितना भी कह लो, जो विकसित भारत है या विकसित छत्तीसगढ़ है, कुछ इंडस्ट्री के थ्रू नहीं हो पाएगा। अगर हमको रूरल इकोनॉमी, जो ग्रामीण है अर्थव्यवस्था है, उसको सुधारना है तो हम लोग को सहकारिता की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। विदाउट इसके नहीं हो सकता। तो इसी के संदर्भ में भारत सरकार ने भी अपना राष्ट्रीय सहकारिता नीति लेके आया है 2025 में, जिसको हम लोग ने लास्ट क्लास में देखा है। और सहकारिता जो मंत्री हैं हमारे कौन हैं? अमित शाह जी हैं। और सहकारिता के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो डायरेक्टली आपके पॉलिटी से पूछ सकते हैं वो हैं कि क्या हमारे जो फंडामेंटल राइट में सहकारिता के बारे में कोई जिक्र है? बिल्कुल है। जो 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 अनुच्छेद 19 जो ए है उसमें आप क्या है, मिल के कुछ संस्था बना सकते हो। दूसरा, राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसमें भी आपका जो आर्टिकल 43B है वो कोऑपरेटिव को प्रमोट करने की बात करता है। उसके बाद भारत सरकार को लगा इसको कि संवैधानिक वैधता देना चाहिए, तो उन्होंने जो 97 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में लाके एक नए भाग को ऐड किया संविधान में, जो पार्ट जो 9B, यहाँ पे भी पूरा सहकारिता के बारे में पूरा कंप्लीटली से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। तो इस तरीके से क्या है कि जो सहकारिता है राज्य सरकार भी उसमें रूल बनाते हैं, साथ ही साथ कोई सहकारिता एक राज्य से दूसरे राज्य में है तो केंद्र सरकार भी वो रूल बनाते हैं। इसी तरीके से 2021 में एक नया मंत्रालय भी बनाया गया है जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स कहा जाता है। सहकारी मंत्री जो हैं हमारे अमित शाह जी हैं। सहकारिता आपको आपके घर के आसपास सब जगह पे देखने के लिए मिल जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो जो ग्रामीण एग्रीकल्चर इकोनॉमी के लिए जो है उसको PACS बोलते हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, ये भी सहकारिता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, छोटे छोटे किसान एक साथ मिलके आप एक सहकारिता बना सकते हो और बहुत से जो मैकेनाइज ट्रैक्टर हो गया, थ्रेसर हो, वो खरीद सकते हैं और एक तरह से उद्यम के थ्रू भी काम कर सकते हैं। उसके लिए सरकार ने फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की भी को भी प्रोत्साहन दे रही है। साथ में जो हम लोग का वाइट रिवॉल्यूशन हुआ जिसमें क्या है कि अमूल एक इम्पोर्टेंट जो ब्रांड है वो भी एक सहकारिता है। इवन जो आप रायपुर में देखते हैं जो इंडियन जो कॉफ़ी हाउस आसपास मिल जाएगा आपको, वो भी एक सहकारिता का उदाहरण है। उसके अलावा सेवा है। साथ ही साथ जो सरकार का जो अभी सामान लेते हैं तो उसमें एक पोर्टल बनाया गया है जेम्स, उसमें भी सहकारिता के लिए जितने भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हैं और इस तरह से प्रमोट कर रहे हैं। सहकारिता एक अच्छा टूल है जिसके थ्रू आप बहुत सारे लोगों को आ, एक साथ आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के जो कलाकार हैं उन्हें राष्ट्रपति भवन ने एक कला उत्सव ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, इसमें 3 इम्पोर्टेंट कला का जिक्र करेंगे, वो उसको प्रदर्शन किया गया। उसमें सोहराई, खोवर, पट्टचित्र और पटुआ जैसे जो पारंपरिक चित्रकला है जो कि अभी धीरे धीरे मॉडर्निटी के कारण खत्म हो रही हैं, उसको प्रदर्शन किया और प्रमोट किया। और ये हमारे एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप देखेंगे जो सोहराई जो चित्रकला है कहाँ से संबंध है अगर पूछ दे तो आपको पता रहना चाहिए, झारखंड के जो हजारीबाग क्षेत्र में है वहाँ पे जो महिलाएं हैं अपने घर के बाहर इस टाइप से चित्र बनाती हैं। दूसरा जो कला है न्यूज में है वो है पट्टचित्र। पट्टचित्र जो कला है कौन से राज्य से संबंधित है, डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। ये कहाँ है? ओडिशा से। और इसका जो कनेक्शन कहाँ है? जगन्नाथपुरी जी से है। जगन्नाथपुरी में जो गर्भगृह है उससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। तो ये जो चित्र कथा है, चित्रकला है, ये है पट्टचित्र। और तीसरा जो कला है वो है पटुआ चित्रकला। पटुआ चित्रकला कहाँ से बिलोंग करता है? ये पश्चिम बंगाल से बिलोंग करता है और हिंदू और मुस्लिम सभी समुदाय इसको बनाते हैं।
नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ चल रहा है और पता है, और वो है हमारा जो कारगिल कारगिल जो विजय दिवस है वो हम लोग ने जस्ट मनाया। ठीक है, 26 जुलाई को हमने बनाया कारगिल विजय दिवस क्यों। और इस ऑपरेशन का नाम ही विजय था। जो कारगिल में जो त्रास एरिया है वहाँ पे पाकिस्तानी सैनिक घुस गए थे और उसको निकालने के लिए, खदेड़ने के लिए हमने क्या है ऑपरेशन विजय लॉन्च किया था। और इसमें क्या है कि जो जो एयरफोर्स ने भी भूमिका निभाई थी और जल सेना नेवी ने भी भूमिका निभाई थी। तो ऑपरेशन विजय जब बोलते हैं ये हम लोग का आर्मी का हो जाता है। और साथ में जो इंडियन एयरफोर्स ने जो ऑपरेशन लेके आया था उसका नाम है ऑपरेशन सफ़ेद सागर। और जो इंडियन नेवी ने जो ऑपरेशन किया था रिस्पांस में उसका नाम है ऑपरेशन तलवार। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए। ऑपरेशन विजय के साथ सफ़ेद सागर और तीसरा ऑपरेशन तलवार। ठीक। और ये बहुत, इसमें क्या है कि ऊपर में पाकिस्तानी सेना थे, नीचे में हमारे भारतीय सेना। और जनरली क्या होता है जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं, टेरेन बनते हैं, तो इस टाइप से जब युद्ध होता है तो पॉजिटिव बहुत ये जो शिखर में रहता है उसको एडवांटेज होता है और जो नीचे से जाता है उसको डिसएडवांटेज होता है। उसके बाद भी इतने बड़े हाइट में हम लोग ने पूरा हर साइड से घेर के वहाँ पे पूरा हमने फतह किया। दिल मांगे मोर आपको याद होगा। नेक्स्ट, इसी 26 कारगिल दिवस के ही दिन एक ई श्रद्धांजलि पोर्टल लॉन्च किया गया है। दूसरा, जो कारगिल में जो कहानियां हैं उसको शेयर करने के लिए एक ऑडियो बेस ऐप भी लॉन्च किया गया है। साथ में जहाँ पे जो व्यू पॉइंट है, जहाँ पे ये जो व्यू पॉइंट है ये उद्घाटन किया गया है कि वहाँ पे आप जा सकते हैं, देख सकते हैं इस बैरक में, इस सेक्टर में एलओसी कारगिल के बारे में और अंदर से जान सकते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है, मोदी जी गए थे साउथ में, साउथ इंडिया में गए थे और वहाँ पे एक बहुत जो हमारे चोल साम्राज्य है उसके बारे में बताया था। और हमारे जो चोल साम्राज्य के बारे में बताया था और हमारे जो नेवी में किस किस हद तक हम लोग वहाँ पे पावरफुल थे वो बताया गया। तो ये न्यूज़ में रह जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। और उनका एक स्टेटमेंट, चोला साम्राज्य के दौर भारत के स्वर्णिम कालों में से एक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक, कि हमको जब नैरेटिव या फिर इतिहास में पढ़ाया जाता है तो मध्यकालीन इतिहास में हम लोग को जनरली आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में बहुत पढ़ाया जाता है। ठीक है, मुग़ल के बारे में पढ़ाया जाता है। लेकिन उतना ही टाइम हमारे जो साउथ इंडिया है वहाँ पे चोल साम्राज्य, जो चोला साम्राज्य है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभा रही थी। और उनका जो इन्फ्लुएंस था वो सेंट्रल एशिया में भी था। यहाँ पे शैलेंद्र राज कर रहा था। तो ये पूरा पार्ट है, यहाँ पे हमारा कल्चरल व्यापारिक प्रभाव था। तो इसके लिए हम लोग को इतिहास में भी एक सही जगह मिलना चाहिए। और ये बहुत अच्छा पीएम मोदी जी का नैरेटिव है। साथ में राजेंद्र चोला को बहुत ज़्यादा याद किया गया है। राजेंद्र चोला इसलिए हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि राजेंद्र चोला ने जीतने के बाद गंगे कोड चोलमपुरम कोविल की स्थापना की। और ये जो आर्किटेक्ट है आज भी जिंदा है, आप साउथ में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट, जब हम लोग बात करते हैं और ये जो हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं और ये जो नॉर्थ और साउथ में जो पॉलिटिकली डिवाइड हो सकते हैं या फिर बहुत अलग अलग तरीके से बात करते हैं, लेकिन क्या है कि हम लोग जो हमारा जो इतिहास को देखा जाए, साझा इतिहास को देखा जाए, तो उसके लिए सरकार ने जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत काशी तमिल संगम ऑर्गेनाइज किया गया है। दूसरा, सौराष्ट्र तमिल संगम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ताकि नॉर्थ और साउथ के कल्चर एक दूसरे से मिले रहें, जुड़े रहें, एकता को और प्रमोट करें। और साथ में जब नया संसद का निर्माण हुआ तो ये जो पवित्र सैगोल वो साउथ से ही आया था। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, जो सर्न है, सर्न आप सुने होंगे, क्या पता ये मैसेज आपको आया भी होगा अगर आप अपना एप्लीकेशन में देखेंगे या फिर मोबाइल फ़ोन में देखेंगे। तो ये सर्न क्या है,
कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है। अगर आपको लगता है कि आपका कंप्यूटर, आपका मोबाइल, अगर कोई थर्ड पार्टी या फिर बोल सकते हो कोई वहाँ पे वायरस डाल दिया है, तो तुरंत आपको सतर्क करता है। तो पहली बार जो सर्न टीम ने एक एक नोटिस जारी किया है, निर्देश जारी किया है, और वो कहा गया है कि जितना भी गवर्नमेंट है, जितना भी पब्लिक है और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो डिजिटल सिस्टम को मैनेज करते हैं, उसको थर्ड पार्टी ऑडिट करना पड़ेगा। तो एक सिक्योरिटी रीजन पे आपको पता है साइबर सिक्योरिटी किस लेवल का बढ़ रही है। तो हमें एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है सर्ट क्या है। तो सर्ट क्या है? एक इमरजेंसी रिस्पांस टीम है। अगला जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, एक स्पेक 2030 एक टारगेट लॉन्च किया है, एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जो किससे रिलेटेड है? आई से रिलेटेड है। जैसे जितना ज़्यादा हम लोग आई का यूज़ कर रहे हैं डिजिटल में, तो आई का केयर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो उसके लिए मूवमेंट स्टार्ट किए हैं। तो स्पेक 2030 किसने स्टार्ट किया है? अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्वेश्चन आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। अगला जो इम्पोर्टेंट एक न्यूज़ आया है कि इंडिया का फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन को सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है फ्यूचर का एनर्जी बोला जा रहा है, और हाइड्रोजन जो है इम्पोर्टेंट एनर्जी सोर्स होते जा रहा है। और हमने देखा कि देश का पहला जो हाइड्रोजन पावर जो ट्रक है छत्तीसगढ़ में लॉन्च हुआ था। अब जो हाइड्रोजन पावर्ड जो जो ट्रेन कोच है वो भी सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है। ये कौन बता रहे हैं हमको? हमारे रेलवे मिनिस्टर बता रहे हैं। तो हमारे रेलवे मिनिस्टर कौन है? अश्नवी वैष्णव। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है त्रिम्बकेश्वर। यहाँ पे क्या हो गया है कि एक एक जो दर्शन के लिए क्या है कि थोड़ा सा करप्ट प्रैक्टिस कर रहे थे, तो ये न्यूज़ में था और बार बार न्यूज़ में है। तो हमें पता रहना चाहिए त्रिम्बकेश्वर क्या है। ये एक 12 ज्योतिर्लिंग है, जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से एक ज्योतिर्लिंग है। आपको अगर आपको पता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं 12 पूरे कंप्लीट ज्योतिर्लिंग। और ये ज्योतिर्लिंग कहाँ पे स्थित है? तो आपको पता चलेगा ये नासिक पे स्थित है। और किस लिए ज्योतिर्लिंग है? शिव जी से समर्पित है, हिंदू मंदिर है। साथ में यहाँ पे एक नदी निकलती है। कौन सा नदी निकलती है? गोदावरी नदी निकलती है। इसके सामने क्या है? एक ब्रह्मगिरी पर्वत है। तो ब्रह्मगिरी पर्वत है, गोदावरी नदी निकलती है। और यहाँ पे जो मंदिर का जो निर्माण किया है बालाजी बाजीराव के द्वारा किया गया है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, न्यूज़ में है, तो किसी भी एग्जाम में आ सकता है। अगला इम्पोर्टेंट एक जो पक्षी है लॉन्ग बिल्ड बुश बार्बल पक्षी, ये लगभग 46 वर्ष के बाद फिर से दिखा है ये दुर्लभ पक्षी। और ये हमको ये जो कहाँ दिखा है? ये लद्दाख में दिखा है। और ये जो लद्दाख में सुरु घाटी में दिखा है। तो क्वेश्चन आ सकता है सुरु घाटी कहाँ है? तो लद्दाख में है। और पक्षी का को भी क्वेश्चन आ सकता है कौन सा पक्षी लगभग 46 ईयर के बाद दिखा है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट और लास्ट है साइरोस आइलैंड। ये साइरोस आइलैंड भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है ये। और ये साइरोस आइलैंड कहाँ पे है? ये साइरोस आइलैंड है एजियन सी में। एजियन सी कहाँ पे? साइरोस आइलैंड ग्रीस एक कंट्री है। बहुत सारे मूवी होता है, देखते हो तो मूवी का सिटी शूटिंग वगैरह ग्रीस में करते हैं। तो ग्रीस में है साइरोस आइलैंड। और ये आपको कहाँ पे मिलेगा? ये क्लाडस क्लाडस वो जो प्रायद्वीप समूह है, जैसे कि हम लोग का छोटा छोटा जो समूह है लक्षद्वीप है, इस टाइप का वहाँ पे। ठीक, और ये कहाँ पे है? कौन सा कंट्री का नाम क्या है? ग्रीस। ग्रीस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे फिलोसोफर यहाँ पे हुए। और ओलंपिक अगर जानते हो तो वो ग्रीस के जो राजधानी क्या है एथेंस से ही स्टार्ट हुआ है। ठीक, और ग्रीस के आसपास जो सी है इसका नाम क्या सी है? एजियन सी। बहुत फेवरेट है, किसका फेवरेट है? एग्जामिनर्स लोग का फेवरेट है एजियन सी। और ये क्या है? ब्लैक सी। ठीक है, ब्लैक सी कहाँ पे है बोलेगा तो आप बता सकते हैं यूरोप और एशिया के बीच यहाँ पे ब्लैक सी है। और ब्लैक सी और एजियन सी के बीच में है सी आप बरा। ये ज्योग्राफी का एक स्टैटिक क्वेश्चन है, बार बार आते रहता है। और ये जो एजियन सी किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? मेडिटेरियन सी। ठीक, तो ये तीनों सी बार बार ऊपर नॉर्थ से साउथ ईस्ट टू वेस्ट एक क्वेश्चन में आते रहता है, और इसीलिए मैं बता दिया।
तो इस तरीके से हमने आज क्या किया, बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे और करंट में जुड़े हुए थे, साथ में उसका स्टैटिक वर्जन भी बता दिया। अब एक आपके लिए मेंस का जो क्वेश्चन है कि जो चोल साम्राज्य भारतीय इतिहास के स्वर्णिम युगों में से एक है, चोलों की राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों के संदर्भ में इस कथन की समीक्षा कीजिए। तो आपको लगभग लगभग 2 पेज लिखना है और आप हमसे जुड़ सकते हैं और डायरेक्टली जो आप लिखे हैं यूट्यूब में, जो टेलीग्राम चैनल है उसमें डायरेक्टली भेज सकते हैं। साथ में हमारे जो ऐप है उससे भी जुड़ सकते हैं। जो कोर्सेज हैं अफोर्डेबल 1 रुपीज़ पर डे के से स्टार्ट है। थैंक यू। जय हिंद।